स्टूडेंट, मैं हूं आपका दोस्त आपका साथी कांडे सर। और हम आज थ्री फेज इंडक्शन मोटर में पढ़ेंगे कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट कैसे किया जाता है। तो इससे पहले सबसे पहले ये देखेंगे स्टूडेंट कि स्टार्टिंग ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। थ्री फेज इंडक्शन मोटर को बिना स्टार्टर के यदि स्टार्ट करें तो ये कैसे काम करेगा और क्या सिचुएशन क्रिएट होगी यदि थ्री फेज इंडक्शन मोटर को हम बिना स्टार्टर के स्टार्ट करें, मतलब उसमें स्टार्टर यूज न करें और डायरेक्ट उसको सप्लाई दें। तो यहाँ पर हम सबसे पहले थ्री फेज इंडक्शन मोटर की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास फेज कितना होगा, फेज कितना होगा स्टूडेंट, तीन फेज होंगे आर वाई और बी, ये तीनों फेज होंगे। इसका मतलब ये है कि यदि यहाँ पर एक सर्किट डायग्राम बनाया जा रहा है थ्री फेज इंडक्शन मोटर के लिए, ये सर्किट डायग्राम हम बना रहे हैं, यहाँ पर ये कौन सा भाग हो जाएगा, कोई बताएगा स्टूडेंट? हाँ, ये इसे कहते हैं ना फील्ड पोल। इसे क्या कहा जाता है? फील्ड पोल। अब यहाँ पर फील्ड पोल हमने बना दिए ये, और यहाँ पर एक और फील्ड पोल बना दिए, यहाँ पर एक और फील्ड पोल बना दिए हमने, और इसके बीच में यहाँ पर रोटर लगा हुआ है। ये जो फील्ड पोल है, ये फील्ड पोल आपस में आपको पता है कि इसमें वाइंडिंग सेपरेटिव होती है और ये वाइंडिंग कॉन्क्लूसिव होती है। इसका नाम क्या है? इसे बोलते हैं फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग कहा जाता है स्टूडेंट। और इसमें ही थ्री फेज सप्लाई दिया जाता है आर वाई बी। तो हम थ्री फेज सप्लाई किसको दे रहे हैं? फील्ड वाइंडिंग को। तो इसके चारों ओर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा और इसकी स्पीड क्या होगी? सिंक्रोनस स्पीड होगी। कैसी होगी? सिंक्रोनस स्पीड। और सिंक्रोनस स्पीड में घूमता हुआ यहाँ पर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा, जिसे हम फाई से शो करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर रोटर है अंदर, और रोटर में हमने स्टार कनेक्शन वाली वाइंडिंग की है। तो रोटर के अंदर में स्टार कनेक्शन वाली वाइंडिंग है, तो जब रोटर में हम सप्लाई देंगे तो सबसे पहले तो सप्लाई किसमें जाएगा? स्टेटर में। स्टेटर में जाएगा, तो स्टेटर में जाएगा तो स्टेटर में कौन सी वाइंडिंग लगी है? फील्ड वाइंडिंग। तो जैसे ही हम स्टार्टिंग ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर, तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से हमें सप्लाई देना होगा, डायरेक्ट हम सप्लाई दे रहे हैं। अभी स्टार्टर का यूज नहीं किया गया है। जब डायरेक्ट सप्लाई देंगे तो ये आर से आर, वाई से वाई और बी से बी को हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब ये सप्लाई चाहिए किसमें? वाइंडिंग्स में। किस वाइंडिंग में? फील्ड वाइंडिंग। जब सप्लाई फील्ड वाइंडिंग में चला जाएगा तो इसके चारों ओर इसमें मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा। तो यही मैग्नेटिक फील्ड है, सिंक्रोनस स्पीड में घूमता हुआ सिंक्रोनस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इसको सिंक्रोनस स्पीड में रोटेट करेगा तो ये फील्ड भी सिंक्रोनस स्पीड में रोटेट करेगी। और ये फील्ड हमें दिखती नहीं है लेकिन सिंक्रोनस स्पीड में रोटेट करती है, याद रखिएगा। मैग्नेटिक फील्ड सिंक्रोनस स्पीड में रोटर के ऊपर वाले भाग में, जहां पर एयर गैप वाला एरिया है, स्टेटर पोल और रोटर पोल के बीच का जो भाग है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब जैसे ही हम इसको बिना स्टार्टर के यदि हम इसको कनेक्ट करते हैं, तो बिना स्टार्टर के कनेक्ट करते हैं तो ये जो फील्ड वाइंडिंग है, इस फील्ड वाइंडिंग में स्टार्टिंग जो करंट होगी, इसमें करंट का मान कितना होगा? देखो करंट यहाँ पर तो आई होना चाहिए, तो आर में आई आर, वाई फेज में आई वाई और बी फेज में आई बी, ऐसा होना चाहिए, मतलब तीनों फेज में करंट। अब यहाँ होता क्या है कि स्टार्टिंग में जो करंट है उसकी जो वैल्यू है वो 5 से 7 गुना होती है। तो अब मान के चलिए ये जो आई आर है, ये आई आर, अब ये करंट का मान जाएगा तो ये टोटल करंट जो है इसमें आई आर का मान देंगे, तो आई आर कितने गुना हो जाएगा? 5 से 7 गुना। फिर यहाँ पर देखेंगे तो आई वाले में कितने गुना हो जाएगा? 5 से 7 गुना। उसके बाद आई भी देखेंगे बी फेज में, ये भी 5 से 7 गुना। अब जब 5 से 7 गुना मतलब इस फेज में जितनी करंट थी उसका 7 गुना, उसका 5 गुना, इतने गुना जब करंट देगी तो ये जो वाइंडिंग है, इस वाइंडिंग जो है ये हीटेड होने लगेगी। कैसी हुई स्टूडेंट? हीटेड, मतलब गर्म हो जाएगी। और जब गर्म हो जाएगी तो इसका इंसुलेशन खराब होने लगेगा। इंसुलेशन
खराब होने लगेगा। और जब इंसुलेशन खराब हो जाएगा, पंचर हो जाएगा, पंचर यानी खराब होना, तो उसके कारण ये वाइंडिंग बर्न होने लगेगी, जल जाएगी और अंततः आपकी मोटर खराब हो जाएगी। इतना समझ में आया आपको? तो स्टार्टिंग के समय में, स्टार्टिंग में जो है 3 फेज इंडक्शन मोटर 5 से 7 गुना अधिक करंट कैरी करती है, जिसके कारण यहाँ पर जो पावर फैक्टर है ये लो होता है। पावर फैक्टर का मान क्या मिलेगा स्टूडेंट्स में? कम मिलेगा। लो पावर फैक्टर, कम पावर फैक्टर मिलेगा, पुअर पावर फैक्टर मिलेगा। अब यहाँ पर जो मोटर की जो वाइंडिंग है, जब करंट ज्यादा कैरी करने लगी तो ऑब्वियसली है इसकी वाइंडिंग चल जाएगी। तो इसके वाइंडिंग चल जाएंगे तो हमारी मोटर स्टार्ट होगी क्या? स्टार्ट ही नहीं होगी हमारी वाइंडिंग मोटर, क्योंकि वाइंडिंग तो चल गई। कौन सी वाइंडिंग चली स्टार्टिंग में? फील्ड वाइंडिंग, और हमने फील्ड वाइंडिंग को ही डायरेक्ट सप्लाई दिए हैं। क्लियर है? ये समझ में आया आपको? तो यहाँ पर अब हमें क्या करना होगा? हम क्या करेंगे, इसमें स्टार्टिंग करंट को लिमिट करने के लिए एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस का यूज करेंगे, और उसी का नाम क्या है? स्टार्टर। उसी का नाम क्या है? स्टार्टर। तो हम यहाँ पर स्टूडेंट इन दोनों के बीच में, या ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक स्टार्टर यूज करेंगे, एक स्टार्टर यूज करेंगे। तो ये स्टार्टर में क्या होगा? एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस। क्या होगा? एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस। अब यदि यहाँ वाइंडिंग को देखते हैं, ये वाइंडिंग है, स्टार्टिंग में इसमें IR करंट फ्लो हो रही है आर फेज के लिए। क्लियर है स्टूडेंट? अब यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया। जब एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देंगे तो ये जो IR करंट है इसका मान कम हो जाएगा। IR का मान कम हो जाएगा। V = I/Q, R होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V = I/R होता है, तो I बराबर क्या हो जाएगा? ये मान R हो जाएगा। अब यदि हमें इस I को कंट्रोल करना है, तो I को कम करना है तो क्या करना होगा? R को बढ़ाना होगा। इतना समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि ये इसके प्रोपोर्शनल में अपोजिट है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती है कि नहीं? तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने के कारण यदि I का मान कम करते हैं, करंट का मान कम करते हैं, तो रेजिस्टेंस को बढ़ाना होगा। तो यहाँ पर हम वही कर रहे हैं स्टूडेंट। अब देखिए ये R फेज की वाइंडिंग है, यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिए। जब रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे तो R का मान बढ़ गया, तो I का मान ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। और यहाँ पर हम वही करते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, स्टार्टिंग में करंट को लिमिट करने के लिए एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगाते हैं, तो स्टार्टर के अंदर होता है। अब यदि हम देखें कि ये स्टार्टर जो है ये कितने प्रकार के होते हैं, पहली बात तो देखेंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर। देयर आर मेनी 2 टाइप्स ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। फर्स्ट ऑफ ऑल स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर एंड सेकंड स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर और स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की भी खासियत ये होती है कि इसमें देखेंगे तो स्लिप रिंग लगे मिलेंगे। अब स्लिप रिंग कहां लगे होते हैं? तो देखिए ये मोटर है, और मोटर में यहां पर आप देखेंगे तो ऐसे 3 स्लिप रिंग लगे मिलेंगे आपको, क्योंकि ये 3 फेज इंडक्शन मोटर है। तो यहां पर 3 स्लिप रिंग मिलेंगे, 1 2 ये 3। तो यहां पर एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस होता है, जिसके कारण स्लिप रिंग मोटर स्टार्ट होती है। तो इसमें हमें स्टार्टर की जरूरत भी नहीं पड़ना है। मतलब ये बोल सकते हैं कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में स्टार्टर की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस एक फीड किया जाता है। अब सेकंड देखते हैं स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। तो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए हमें स्टार्टर की आवश्यकता होती है। तो स्टार्टर देयर आर मेनी 4 टाइप्स ऑफ स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर स्टार्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल DOL starter, second primary resistor or rheostatic starter, third starter star delta starter and fourth automatic starter। तो यहाँ पर कितने टाइप के होंगे स्टूडेंट? 4 टाइप के होंगे। और किसमें यूज कर रहे हैं? स्क्विरल केज में। किसमें यूज किया जा रहा है? स्क्विरल केज में। तो स्क्विरल केज में यूज किए जाने वाले जो स्टार्टर हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। DOL starter, प्राइमरी रेजिस्टर या rheostatic starter, थर्ड में स्टार डेल्टा स्टार्टर, फोर्थ में ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर। तो ये ऐसे 4 प्रकार के मोटर होते हैं। एक चीज याद रखना है कि स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर को ही स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर स्टार्टर का यूज किया जाता है। बाकी जो अदर जगह है, मतलब स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में स्टार्टर का यूज नहीं होता। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू।
स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में स्टार्टर की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए नहीं होती क्योंकि स्लिप रिंग जब कनेक्शन कर किया जाता है तो स्लिप रिंग के साथ जो कार्बन ब्रश है, कार्बन ब्रश के ऊपर देखिए सबसे पहले क्या लगा होगा, रजिस्टर, रेजिस्टेंस। ठीक है, सबसे पहले क्या लगा था, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के बाद कार्बन ब्रश, कार्बन ब्रश, उसके बाद स्लिप रिंग, उसके बाद क्या लगा होगा, स्लिप रिंग। ठीक, अब यदि मैं इसको डायग्राम में समझाऊं तो ये मोटर हो गई, यहां पर हमने इसका शाफ्ट बना दिए, एक स्लिप रिंग, ये दूसरा स्लिप रिंग, ये तीसरा स्लिप रिंग। यहां पर एक कार्बन ब्रश हो गया, देखो ये क्या है, स्लिप रिंग। क्लियर, ये जो ऊपर हमने लगाया है यहां पर, ये क्या है, कार्बन ब्रश। और यहां पर ही एक रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस और तीसरा रेजिस्टेंस, ये तीनों को आपस में क्या कर देंगे, अपन अटैच। अब इससे जो सप्लाई आएगा यहां से ऐसा सप्लाई दिख रहा है आपको, यहां से, अब समझ में आया आपको। तो ये जो रेजिस्टेंस लगा होने के कारण स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में एक्स्ट्रा स्टार्टर यूज नहीं किया जाता। क्लियर है, पॉइंट समझ में आ रहा है आपको। तो स्लिप रिंग थ्री फेज इंडक्शन मोटर में, स्लिप रिंग थ्री फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टर की आवश्यकता क्यों नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर तीन स्लिप रिंग्स लगे हुए हैं और ये जो तीनों स्लिप रिंग्स है उसके ऊपर कार्बन ब्रश होता है, कार्बन ब्रश के ऊपर जो है इसमें जो अटैच होता है वो रेजिस्टेंस होता है। ये इसका जो कनेक्शन है इस टाइप से किया जाता है। ये कौन सी मोटर है, इंडक्शन मोटर, इंडक्शन मोटर इस टाइप से इसमें यूज किया जाता है। सिर्फ स्टार्टर यूज करते हैं, इस वाले के इंडक्शन मोटर में यूज करते हैं, बाकी अदर मोटर में यूज नहीं किया जाता। क्लियर है, ये समझ में आना चाहिए। चलो बाकी स्टूडेंट इसके बारे में लिख लीजिए। हाँ, एक और चीज, ये जो रोटर के अंदर वाइंडिंग की जाती है, इस रोटर के अंदर जो वाइंडिंग की जाती है वो स्टार या डेल्टा कनेक्शन में होता है। ठीक, स्टार में ज्यादा दिया जाता है, मैक्सिमम मोटर का जो रोटर है उसमें वाइंडिंग की जाती है तो स्टार कनेक्शन में वाइंडिंग की जाती है, ये भी याद रखना है। क्लियर स्टूडेंट। तो हमें थ्री फेज इंडक्शन मोटर को बेसिकली बिना स्टार्टर के स्टार्ट नहीं करना चाहिए। बिना स्टार्टर के स्टार्ट करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट क्या होगी, वाइंडिंग जल सकती है और वाइंडिंग चलेगी तो फिर आपकी थ्री फेज इंडक्शन मोटर स्टार्ट नहीं होगी। थ्री फेज इंडक्शन मोटर को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है यहाँ पे, और ये जो इंडक्शन मोटर है सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है उसके पीछे रीजन है, क्योंकि स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का जो स्टार्टर है ये अलग अलग एचपी की मोटर में यूज किया जाता है। जैसे आपको यूज करना है ये 5 से 5 एचपी तक की जो मोटर है उसमें यूज किया जाता है। ठीक है, प्राइमरी रियोस्टर या रियोस्टेटिक स्टार्टर, इसमें एक्स्ट्रा आपको रेजिस्टेंस ही मिलेगा। डीओएल में डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर होता है, इसमें भी रेजिस्टेंस ही मिलेगा। बेसिकली सबका जो फंक्शन है वो रेजिस्टेंस का ही है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, रेजिस्टेंस का ही फंक्शन मिलेगा आपको, क्योंकि स्टार्टिंग में करंट को लिमिट करने के लिए रेजिस्टेंस ही यूज होगा। ठीक है, तो ये तो था आज की क्लास का वीडियो, बाकी इसके आगे करेंगे। डियर स्टूडेंट, हम पढ़ाएंगे स्टार्टर। चलिए स्टार्टर के बारे में लिखेंगे, और स्टार्टर को बेसिकली हमने कितने 4 पार्ट में डिवाइड किए थे। देयर आर मेनी 4 टाइप्स ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर, और 4 टाइप के जो इंडक्शन मोटर है उसमें स्क्वायरल केज टाइप स्पेशल फॉर ये जो स्टार्टर यूज करेंगे ये स्क्वायरल केज भी यूज करेंगे, याद रखिएगा स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में यूज करेंगे। थ्री फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में इस स्टार्टर को यूज किया जाता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो स्टार्टर है इसमें सबसे पहले आएगा डीओएल स्टार्टर, और इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर।
और डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर बेसिकली ये स्मॉल साइज के मोटरों में यूज किया जाता है। तो जो स्मॉल साइज के मोटर है जो कमर्शियल में यूज करते हैं, घरों में यूज करते हैं, तो ये जो मोटर है ऐसी मोटर होती है जो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर कहलाती है। तो ये छोटी-छोटी मोटरों में डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का ही यूज किया जाता है बेसिकली। इसमें आईसीटीपी की जगह इसका यूज करेंगे, डीओएल स्टार्टर का यूज करेंगे। तो ये स्मॉल साइज की मोटर में यूज किया जाता है बेसिकली। इसकी जो है 3.75 किलोवाट जिसे 5 एचपी तक की मोटर में इसका यूज करते हैं। तो 5 एचपी की जो मोटर है 3 फेज इंडक्शन मोटर, उसको स्टार्ट करने के लिए ड्यूअल स्टार्टर का यूज करेंगे। तो इसमें 5 एचपी की मोटर को स्टार्ट करने के लिए ड्यूअल स्टार्टर का यूज करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से एग्जाम में पूछा ही जाता है। उसके बाद देखेंगे तो आईसीटीपी या आईसीटीपी याद रखिएगा, आईसीटीपी लिखा होगा नहीं और नहीं आईसीटीपी लिखा होगा, ठीक है। तो आईसीटीपी इस स्टार्टर का यूज करते हैं, मतलब डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं इसको। तो इसमें एक चीज होता है इस स्टार्टर में, इस स्टार्टर की खासियत है कि यहाँ पर आपको रिले अलग से लगा हुआ इसी के अंदर मिलेगा, मतलब रिले का जो सेटअप है उसी के अंदर बना हुआ मिलेगा। ऐसा मैकेनिज्म ही होता है कि ओवरलोड की कंडीशन जब आए या अंडर वोल्टेज की कंडीशन है, देखो एक तो होता है ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज। तो ओवर वोल्टेज में क्या होता है, ओवर वोल्टेज में वोल्टेज आपको ज्यादा प्राप्त होगा, मतलब जैसे कि 240 वोल्ट है, हो सकता है 250 वोल्ट मिल जाए। सिंगल फेज में 240 वोल्ट होता है, हो सकता है आपको 250 वोल्ट मिल जाए। तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी, ओवर वोल्टेज की कंडीशन कहलाएगी। सेकंड में अंडर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज में आपको जो निर्धारित वोल्टेज है उससे कम वोल्टेज आपको मिलेगा। जैसे सिंगल फेज में 240 वोल्ट स्टैंडर्ड वैल्यू, लेकिन आपको 240 वोल्ट के अंदर आपको वोल्टेज मिल रहा है, मान कर चलिए आपको 230 वोल्ट, 220 वोल्ट, ठीक है, 210 वोल्ट, हो सकता है कि 200 वोल्ट मिले। और वोल्टेज की रेटिंग कम हो जाएगी तो आपका जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है इसका परफॉर्मेंस कम हो जाएगा, इसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, इसकी एक्यूरेसी कम हो जाएगी, ठीक है, लोड उतना कैरी नहीं कर पाएगी, मतलब लोड उतना उठा नहीं पाएगी। तो जहां पर भी आप यूज किए तो अंडर वोल्टेज हो जाएगा या ओवर वोल्टेज हो जाएगा। ओवर मोटर में आवश्यकता से आपने अधिक वोल्टेज लोड डाल दिया है, लोड समझते हैं ना, मैकेनिकल लोड। किसी मोटर को आप घर पे आटा चक्की है और आपने क्या किया, मोटर को स्टार्ट किया, मोटर रन कर रही है और आपने इकट्ठे गेहूं डाल दिया आपने, तो गेहूं की क्वांटिटी ज्यादा गिरेगी तो मोटर क्या हो जाएगी, जाम हो जाएगी, ऐसा होता है। तो वही कंडीशन होती है ओवरलोड की। उसके बाद अंडर वोल्टेज मतलब कि वोल्टेज की रीडिंग कम हो जाना, जो स्टैंडर्ड वैल्यू से कम हो जाना। तो ये जो सिचुएशन होती है इसके कारण भी इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए रिले का यूज किया जाता है। और ये जो ड्यूअल स्टार्टर का जो मैकेनिज्म है पूरा, उसमें रिले आपको या कॉन्डक्टर या रिले याद रखिएगा, ये भी ऑटोमेटिक आता है और सेमी ऑटोमेटिक दोनों होता है। ड्यूअल स्टार्टर ऑटोमेटिक भी आता है और सेमी ऑटोमेटिक भी आता है। ऑटोमेटिक में आपको क्या मिलेगा, उसमें कॉन्डक्टर लगे होते हैं, सभी फेज के लिए कॉन्डक्टर। आप देखोगे ड्यूअल स्टार्टर के बारे में बताएंगे फिर आपको, तो उसमें कॉन्डक्टर लगे होते हैं, कॉन्डक्टर से आप उसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। तो या तो फिर आपको सेमी ऑटोमेटिक फुल्ली ऑटोमेटिक वाला मिलेगा आपको, वो ऑटोमेटिक स्टार्ट और बंद करता है। चलिए उसके बाद देखेंगे ओवरलोड की कंडीशन प्रोटेक्शन प्रोवाइड के लिए रिले यूज करते हैं। सेकंड में देखेंगे क्या, तो प्राइमरी रजिस्टर और रियोस्टेटिक स्टार्टर। तो ये प्राइमरी रजिस्टर जो रियोस्टेटिक स्टार्टर होता है, इसकी खासियत ये होती है कि हम यहाँ पर इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, ये 3 फेज इंडक्शन मोटर का डायग्राम है, यहाँ पर देखो ये इनपुट सप्लाई है आरवाई, हम स्टेटर में सप्लाई देते हैं ना, तो यहाँ पर देखिए क्या, तो आरवाई 3 फेज के लिए यहाँ पर इसके सीरीज में एक रजिस्टर जुड़ा हुआ है, जुड़ा है, सभी फेज में एक एक रजिस्टर को आर में जोड़ दिया है। जब इसको किसी भी फेज में रजिस्टर को जोड़ दिया जाएगा तो वो वेरिएबल रजिस्टर हो जाएगा। और इस सिचुएशन में क्या होता है कि यदि रजिस्टर को आप सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो वेरिएबल रजिस्टर का काम ये होता है कि प्रत्येक फेज में कनेक्ट करने पर
यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू कम हो जाती है, मतलब वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। क्या होगा स्टूडेंट? वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। ऑब्वियसली है, यहाँ से जो करंट आ रही है IR, यहाँ से जो करंट IB, यहाँ से जो करंट आ रही है IY हो जाएगा ये, और ये IB हो जाएगा। तो यहाँ पर करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट? कम हो जाएगी। तो उसी अनुपात में वोल्टेज का भी रेशियो कम हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है V प्रोपोर्शनल टू क्या होता है I। यदि V को भी कम करोगे तो I भी कम होगा, क्योंकि समान अनुपात में है दोनों। ठीक है, लेकिन क्या होता है, यदि वोल्टेज को 50% आपने कम कर दिया तो करंट भी 50% कम हो जाएगी अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। लेकिन क्या होता है कि टॉर्क का जो मान है ये 70% कम होता है, 50% कम नहीं होता। उसके पीछे रीजन ये है कि टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर, मतलब टॉर्क जो है ये वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती होता है। इस पॉइंट को नोट करना आपको। तो टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर, अगर V स्क्वायर है स्टूडेंट तो सिचुएशन क्या हो जाएगी कि वोल्टेज कम करेंगे, करंट भी कम होगी, लेकिन टॉर्क उतने अनुपात में कम नहीं होगा। टॉर्क की वैल्यू जब यहाँ पर वोल्टेज 50% है, करंट भी यहाँ पर कितने परसेंट हो गई? 50% हो गई। वोल्टेज को कम किए 50% कम हो गया, करंट कम किए 50% कम हो गया, लेकिन टॉर्क को कम किए तो कितना हो गया? वो 70% ही कम हुआ, 70% कम हुआ, 50% कम नहीं हुआ। उसके पीछे रीजन ये है टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग हम जब ये सिचुएशन क्रिएट होती है तो इससे भी हम थ्री फेज इंडक्शन मोटर की वाइंडिंग को जलने से बचा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, इसके वाइंडिंग को जलने से बचाने के लिए सीरीज में प्रत्येक फेज में सभी फेज में एक एक रेजिस्टर को कनेक्ट कर दिए, और ये रेजिस्टर वेरिएबल रेजिस्टर है और इसमें करंट की वैल्यू कम हो जाएगी तो वोल्टेज भी कम हो जाएगा, लेकिन टॉर्क उस रेशियो में कम नहीं होगा, लेकिन टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर होता है तो उसके अनुपात में टॉर्क का मान ज्यादा ही रहेगा। इसका यूज करते हैं स्मॉल साइज की मोटर से, मतलब छोटे साइज की मोटर पे यूज करने के लिए हम प्राइमरी रजिस्टर R डेमोस्ट्रेटिव स्टार्टर का यूज करते हैं, ड्यूअल स्टार्टर का भी छोटे साइज की स्मॉल साइज की मोटर में यूज करते हैं। ये दोनों स्टार्टर होते हैं स्मॉल साइज की मोटर में यूज करने के लिए। किसी भी एग्जाम में पूछेगा छोटे साइज की मोटर को स्टार्ट करने के लिए किस स्टार्टर का यूज करते हैं, तो प्राइमरी रजिस्टर स्टार्टर और डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, ये दोनों स्टार्टर का यूज किया जाता है। थर्ड में देखेंगे हम स्टार डेल्टा स्टार्टर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टार डेल्टा स्टार्टर। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर बेसिकली इसमें स्टार कनेक्शन आपको पता है इस टाइप से होता है और डेल्टा कनेक्शन इस टाइप से होता है। तो इसका यूज करते हैं बेसिकली 5 एचपी से 20 एचपी, मतलब कि 20 एचपी से तक की जो मोटर है, बड़े साइज की लार्ज साइज की जो मोटर है थ्री इंडक्शन मोटर, जैसे आप आटा चक्की बनेंगे वहां आपको 5 एचपी के ऊपर वाली ही मोटर मिलेगी यदि बड़ी आटा चक्की है तो, ठीक है। तो वहां पर 5 एचपी के ऊपर वाली जो मोटर है उसे स्टार्ट करने के लिए स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज किया जाता है। दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आईएमपी है यही पूछेगा ऑब्जेक्टिव में। फिर इसको स्टार्ट सिर्फ स्टार का कनेक्शन होता है, इसलिए स्टार कनेक्शन है तो स्टार कनेक्शन वाले ही मोटर में इसका यूज करते हैं, मतलब जिस इंडक्शन मोटर का रोटर स्टार कनेक्शन में है, ठीक है। इधर तो स्टार कनेक्शन जिस इंडक्शन मोटर का रोटर स्टार कनेक्शन में है उसी को स्टार्ट करने के लिए इसका यूज करेंगे। जो स्टार कनेक्टेड हो, डेल्टा कनेक्टेड में इस स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज नहीं करेंगे। इतना समझ में आया सभी को? प्राइमरी में जब मोटर को स्टार्ट किया जाता है, जैसे मोटर को स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट इसमें देखिए, प्राइमरी में जब मोटर को स्टार्ट करेंगे तो ये स्टार कनेक्शन में होगा, ठीक है। ये फंक्शन किसके अंदर होगा? स्टार्टर के अंदर, स्टार डेल्टा स्टार्टर के अंदर। प्राइमरी में जब मोटर स्टार्ट होते रहेगी तो उस समय स्टार कनेक्शन में होगा, और जब मोटर रन करने लगती है तो डेल्टा कनेक्शन। इसकी खासियत ये होती है, देखो स्टार्टिंग में कैसा होगा? स्टार कनेक्शन होगा,
ठीक है, लेकिन रनिंग कंडीशन में ये डेल्टा में आ जाता है। प्राइमरी में स्टार कनेक्शन में होगा जब मोटर बंद रहेगी, आप स्टार्ट करेंगे, स्विच ऑन करेंगे, तब ये प्राइमरी में करंट जब इसको डिलीवर करेगा तो स्टार कनेक्शन में होगा। सेकंड, जब मोटर रनिंग कंडीशन में आ जाती है, मोटर चलने लगती है स्मूथली, तब ये ऑटोमेटिकली डेल्टा कनेक्शन में आ जाता है। ये मैकेनिज्म किसके अंदर होता है? स्टार्टर के अंदर होता है ये मैकेनिज्म। और हम इसको प्रैक्टिकली रूप से भी, मैंने आपको मेरे वीडियो में देखोगे तो प्रैक्टिकली रूप से इसका स्टार डेल्टा स्टार्टर का वीडियो भी डला होगा, यदि आप देखेंगे तो स्टार डेल्टा स्टार्टर में यही चीज है। 5 HP से 20 HP तक यूज करते हैं, ठीक है। स्टार कनेक्टेड जो मोटर होती है उसी में इसका यूज करेंगे। स्टार्टिंग में ये स्टार कनेक्शन होगा और रनिंग कंडीशन में डेल्टा कनेक्शन होगा। बस इसका इतना ही मैकेनिज्म है। इसके बाद जो स्टार्टर दोस्तों हम नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।